नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार में आपका स्वागत है। खबरदार में आज एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने का मौका है, क्योंकि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने दिल में कश्मीर का ख्वाब सजाए न्यूयॉर्क रवाना हो चुके हैं, जहां शरीफ यूएन जनरल असेंबली के सेशन में स्पीच देंगे, जहां वो भारत के खिलाफ बयान देंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के कभी ना पूरा होने वाले सपने को पूरा करने की नाकाम कोशिश नवाज करेंगे। क्योंकि सच ये है कि नवाज शरीफ कश्मीर पर जो सोच रहे हैं उस पर खुद पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे बयानों की बाढ़ आई हुई है जो नवाज शरीफ के कश्मीर वाले एजेंडे को बेनकाब कर रही है। अब हम आपको पाकिस्तानी जुबान में नवाज शरीफ की कश्मीर वाली काली जुबान काटने वाला विश्लेषण आइए दिखाते हैं। तो लीजिए, नवाज शरीफ यूएन असेंबली के लिए रवाना हो गए, जहां वो कश्मीर पर अपनी काली जुबान से भारत के खिलाफ जहर उगलने की पूरी प्लानिंग में है। लेकिन उनकी इस प्लानिंग पर पाकिस्तान में ही पानी फेरा जा रहा है। तो कुछ नहीं होना, इससे थोड़ी सी बातें करके फिर पूरा हॉलिडे बनाया जाएगा। लंदन में हैरिट्स में शॉपिंग भी करनी है। आखिर इतना ज्यादा पैसा खर्च तो कहीं करना है ना। नवाज शरीफ अभी न्यूयॉर्क पहुंचे भी नहीं हैं और पाकिस्तान में उनके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले नारे की खिल्ली उड़नी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसका कश्मीर वाला ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की कारिस्तानियां किसी से छिपी नहीं है, जहां आए दिन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान को पीओके की आवाज सुनाई नहीं देती। वो तो बस पूरी दुनिया में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बेसुरा राग ही लापता जा रहा है। नवाज शरीफ अपने सांसदों की फौज पूरी दुनिया में भेजकर कश्मीर की भीख मांग रहे हैं। अब वो खुद यूएन में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन दुनिया इतनी नासमझ नहीं है जो नवाज शरीफ की शैतानी को पहचान न पाए। पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। वो तो खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। यूएन में नवाज शरीफ के कश्मीर वाले ड्रामे पर भारत ने भी करारा जवाब देने की पूरी तैयारी की है। लेकिन नवाज शरीफ को पाकिस्तान में अभी से भिगो कर जुबानी जूते पड़ने लगे हैं। यह है नवाज शरीफ के कश्मीर वाले ड्रामे की सच्चाई, यानी नवाज शरीफ के मन में कुछ और है और जुबान पर कश्मीर। यह पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी है। वैसे तो झूठ बोलना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान का झूठ अब हर कोई जानता है। खुद पाकिस्तानी कश्मीर पर अपनी सरकार के अड़ियल रवैये की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर यूएन में अपनी जुबान खोली है, तब यूएन ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। यूएन की 71वीं जनरल असेंबली में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यह तय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ की कश्मीर पर काली जुबान को करारा जवाब देने के लिए भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले साल भी जब यूएन में नवाज शरीफ ने कश्मीर का बेसुरा राग छेड़ा था, तो सुषमा स्वराज ने उन्होंने करारा जवाब दिया था। शायद नवाज शरीफ यूएन में अपने पिछले साल वाली बेइज्जती भूल गए हैं और इसीलिए उनको अपनी ये बेइज्जती दोबारा याद कर लेनी चाहिए। In 1997, when the composite dialogue was launched with India, our two countries agreed that this would encompass two principal items: Kashmir and peace and security, along with 6 other issues including terrorism. The primacy and urgency of addressing these two issues is even more compelling today. Consultations with Kashmiris, who are an integral part of the dispute, are essential to evolving a peaceful solution. कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए।
एक तरफ कश्मीर को लेकर नवाज शरीफ के ख्वाब हैं तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म और सितम की सच्चाई। बलूचियों की आवाज़ दबाना पाकिस्तान का पसंदीदा खेल है, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। भारत ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अब बलूचिस्तान की हर आवाज़ और बलूचिस्तान का हर दर्द पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। और साथ ही भारत में यह आवाज़ बुलंद होने लगी है कि बलूचिस्तान को लेकर मोदी सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए और पाकिस्तान से बलूचिस्तान को छीन लेना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर घिरता जा रहा है। स्विट्जरलैंड में शरणार्थी बनकर रह रहे बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भारत से शरण की मांग की है ताकि आज़ादी की जंग को मजबूती दी जा सके। जब भी बलूचिस्तान की आजादी की कोई आवाज उठेगी, वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे बलूचिस्तान के लोगों के कानों तक जरूर पहुंचेगी। जब भी पाकिस्तान बलूचिस्तान में जुल्म ढाएगा, वहां के लोगों का दर्द दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। जी हां, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR ने बलूची भाषा में चल रही सेवा को नया रंग रूप दे दिया है। अब बलूची सर्विस के मल्टीमीडिया वेब पेज और मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। अब तक जो खबरें रेडियो सेट से होकर लोगों तक पहुंचती थी, वो अब डिजिटल माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। मतलब ये कि बलूचिस्तान से जुड़ी हर खबर की जानकारी पूरी दुनिया को तुरंत मिलेगी। दरअसल लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, तब भी यह तय हो गया था कि भारत बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म और सितम की कहानियां पूरी दुनिया को सुनाएगा। लिहाजा 1974 से चल रहे बलूची सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी लॉन्च कर दिया गया। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। नवाज साहब को ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। वो दुनिया को कश्मीर की कहानी सुनाने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के सवाल पर जुबान सिल जाती है। इधर भारत में बलूचिस्तान की आजादी के लिए ठोस रणनीति की मांग जोर पकड़ने लगी है। सियासत के धुर विरोधियों के सुर भी बलूचिस्तान के मुद्दे पर एक है। बांग्लादेश के टाइम पर पाकिस्तान का कमर टूट गया था। पाकिस्तान को उसी समय 4 टुकड़ा कर सकते थे, 2 टुकड़ा करने की जगह में, परंतु हमने किया नहीं। मेरी राय में पहले तो 1 टुकड़ा निकालना है बलूचिस्तान, और फिर उसके बाद सिंध की बात हो गई। प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं मालूम। नवाज शरीफ के घर में कल शादी होगी, मोदी पहुंच जाएंगे वहां पर, आपको भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं। तो हम लोग इस पे कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आप जरूर बलूचिस्तान बोलिए। आपके बलूचिस्तान में कितने आंख और हाथ और कान हैं आपके? कितने हिंदुस्तान के कितनी आंख और हाथ और कान हैं आपके? 0 हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप लाल किले से तो खड़े रह के बहुत बड़ी बात तो कर दिए, मगर आपको जो ऑपरेशन करना पड़ता है उसके लिए आंख, कान, हाथ की जरूरत होती है। आपकी जबान से ऑपरेशन नहीं होता वहां पर। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के हक में आवाज उठाई है, दुनिया भर में बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई तेज हो गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक बलूचिस्तान के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी आवाज संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंच रही है। इस बीच भारत के रुख के बाद पाकिस्तान से बाहर रह रहे बलूचिस्तान के लोग खुलकर दुनिया के जुल्म सितम की कहानियां सुना रहे हैं और भारत से शरण की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे नेताओं ने फिलहाल स्विट्जरलैंड में शरण ले रखी है, लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर उन्हें भारत में शरण मिल जाती है तो आजादी की जंग आसान हो जाएगी। उनका जो बलूच लीडर है वो स्विट्जरलैंड में सेटल है, तो उसने स्विट्जरलैंड में कहा है कि वो चाहता है कि हिंदुस्तान में आके सेटल हो। उसका जो पासपोर्ट है उससे उसको मूवमेंट पे बड़ी फ्रीडम नहीं है, और वो चाहता है कि अभी वो यूरोप में आसानी से घूम सके, दुनिया में घूम सके, ताकि अपने बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो दुनिया के सामने दर्शा सके। सालों से पाकिस्तान बलूचिस्तान की आवाज को दबाता रहा है, लेकिन अब भारत ने भी ठान लिया है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान के पोल खोल कर रहेगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बौखला गया है। जब से प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, तब से बलूचियों पर पाकिस्तान का सितम बढ़ गया है। अब पाकिस्तान बलूचियों पर लाखों जुल्म कर ले और उसकी कारस्तानी छिप नहीं पाएगी। सवाल खड़े किए जाएंगे और पाकिस्तान को जवाब देना होगा। ये तो जबरदस्त पलटवार है, और इनफैक्ट बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने कि वो लोगों के साथ इतनी जबरदस्त जुल्म ढाए जा रहे हैं
कि वहाँ का उनकी कोशिश थी कि वहाँ के लोगों को ख़त्म ही कर दिया जाए। अगर मॉरल सपोर्ट से पाकिस्तान इतना घबरा गया है, तो जब हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरे प्रकार के सपोर्ट देना शुरू करे, तो पाकिस्तान को इशारा दिया जा रहा है कि जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। अब पाकिस्तान को एक बात समझ लेनी चाहिए कि बलूचिस्तान पर जितने जुल्म ढाए जाएंगे, बलूचिस्तान की आजादी की आवाज जितनी दबाई जाएगी, पाकिस्तान के हुक्मरानों या यूं कह लीजिए कि आकाओं की मुश्किलें और बढ़ेंगी। कश्मीर में मानवाधिकार की दुहाई देने वाले पाकिस्तान को बलूचिस्तान की हकीकत बतानी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो शरीफ साहब की सारी शराफत सामने आ जाएगी। इतना ही नहीं, अभी बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने आधिकारिक तौर पर भारत से शरण नहीं मांगा है, लेकिन अगर मांग लिया और भारत ने दे दिया तब पाकिस्तान क्या करेगा? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम भारत के दुश्मनों का विध्वंस करने वाली शक्ति रखने वाले भारतीय नेवी के लेटेस्ट युद्धपोत का शक्ति परीक्षण करेंगे, जैसे आज पहली बार पूरे विधि विधान के साथ समंदर में उतार दिया गया। आज का दिन भारतीय नेवी के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज भारतीय नेवी ने अपना एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यानी सबसे विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ को समंदर में उतार दिया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर नेवी चीफ की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ युद्धपोत मोरमुगाओ को अरब सागर में लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15B के तहत बना ये दूसरा युद्धपोत है। इस कैटेगरी का पहला युद्धपोत अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। आज लॉन्च हुए युद्धपोत को मोरमुगाओ नाम से गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह से लिया गया। मोरमुगाओ युद्धपोत को दुनिया की सबसे अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में एक बताया जा रहा है, जिससे नेवी में आधिकारिक तौर पर 2 साल बाद शामिल किया जाएगा। फिलहाल समंदर में इसका ट्रायल शुरू होगा। हम आपको भारतीय नेवी के इस सबसे नए विध्वंसक युद्धपोत की शक्ति के बारे में विस्तार से जरूर बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि मोरमुगाओ युद्धपोत को नेवी के जिस प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, उस प्रोजेक्ट के युद्धपोतों को विशाखापट्टनम क्लास भी कहा जाता है। इससे पहले के 15A प्रोजेक्ट्स को कोलकाता क्लास कहा जाता है। साल 2011 में सरकार ने 15B प्रोजेक्ट के तहत 4 युद्धपोतों को बनाने के लिए मंजूरी दी थी, और इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले युद्धपोतों में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जाएंगी। यानी मोरमुगाओ युद्धपोत विशाखापट्टनम क्लास का युद्धपोत है, जिसकी विशेषताएं इसे दुनिया के सबसे ताकतवर और विध्वंसक युद्धपोतों में एक बनाती हैं, जगह दिलाती हैं। आज जब मुंबई में मोरमुगाओ युद्धपोत को अरब सागर में उतारा गया, तो इसकी शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा, जाना और पहचाना। दुश्मन का विध्वंसक भारतीय नेवी का नया दोस्त, सबसे हाईटेक युद्धपोत। यह है भारतीय नेवी का सबसे खतरनाक युद्धपोत मोरमुगाओ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ आज भारतीय नेवी का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक युद्धपोत मोरमुगाओ अरब सागर में उतरा। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में तैयार भारतीय नेवी के सबसे नए युद्धपोत मोरमुगाओ की गिनती दुनिया के सबसे हाईटेक और विध्वंसक युद्धपोतों में होती है। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा की मौजूदगी में उनकी पत्नी रीना लांबा ने मोरमुगाओ युद्धपोत का तिलक किया, और फिर मोरमुगाओ का पहली बार समंदर में जलावतरण हुआ। मोरमुगाओ युद्धपोत को नेवी में सक्रिय तौर से शामिल होने में अभी 2 साल और लगेंगे, लेकिन नेवी चीफ ने आज मोरमुगाओ को मुंह दिखाई कर इसकी ताकत बताई। As far as the indigenous content
of this ship goes, entire steel for all shipbuilding projects in the country are now 100% indigenous. The steel is made by SAIL, the marine grade steel, and all ships in India now we do not import any steel, so that is 100% as our indigenous goes. As for this specific ship goes, the indigenous content is 68% in both machinery and other equipment. The major weapon sensor is now also on a joint development between DRDO and IAI of Israel. मोरमुगांव युद्धपोत सबसे खतरनाक युद्धपोत यूं ही नहीं कहा जा सकता। इसकी ताकत के आगे चीन और पाकिस्तान के दुश्मन इरादे पलक झपकते ही समंदर में दफन हो सकते हैं। युद्धपोत मोरमुगांव की खासियतें इसे दुनिया के सबसे विध्वंसक युद्धपोतों में शामिल करती है। भारतीय नेवी का ये युद्धपोत 68% स्वदेशी है। मोरमुगांव का वजन 7300 टन है और लंबाई 163 मीटर है। इस युद्धपोत में 4 यूक्रेनियन गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जो इससे 30 नॉट यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार देते हैं। ये समंदर में 4000 नॉटिकल मील तक सर्च और एक्शन करेगा। इस युद्धपोत पर एक साथ 50 नौसेना अफसर और 250 सेलर्स तैनात होंगे। मोरमुगांव युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है, जिसके हाईटेक सिस्टम इसे अपनी क्लास का सबसे खतरनाक युद्धपोत साबित करते हैं। मोरमुगांव युद्धपोत में मिड इन इजराइल मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार लगा है, जो हवा में सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट का पता लगा लेगा, जिससे मिसाइल का सटीक निशाना सेट करने में मदद मिलेगी। इसी वजह से यह युद्धपोत दुनिया का सबसे अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मोरमुगांव युद्धपोत पर 8 ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइलें तैनात होंगी, जो जमीन से या समंदर की सतह पर 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना लेगी। इस युद्धपोत पर सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी, जो उड़ते एयरक्राफ्ट पर 70 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। मोरमुगांव युद्धपोत ऐसी स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है, जिससे दुश्मन के रडार में बहुत मुश्किल से पकड़ में आएगा। मोरमुगांव युद्धपोत की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें एटमॉस्फेयर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो इसमें तैनात नौसैनिकों को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हमले के वक्त सुरक्षित रखेगा। This has been the largest series construction of ships. There are a total of 10 ships of the Project 15 have been built. The first 3 Project 15, the Delhi class, followed by the Kolkata class, 15 Alpha, and now 4 ships of the 15 Bravo. This is a momentous occasion for the nation, the Navy and MDL. These are the state-of-art ships. There has been improvement from Project 15 to 15 Bravo. The stealth features, the weapon package, and this is a state-of-the-art destroyer among the best in the world. आज युद्धपोत मोरमुगांव ने अरब सागर में पहला कदम रखा। अब भारतीय नेवी इस लड़ाकू पोत के जरूरी परीक्षण करेगी। इसके बाद साल 2018 तक मोरमुगांव भारतीय नेवी में शामिल होगा और तब ये बन जाएगा समंदर में भारतीय नेवी का नया सिकंदर। आज तक ब्यूरो। डेंगू और चिकनगुनिया डरा रहा है। मुमकिन है कि आप या फिर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, बच्चा, घर का कोई सदस्य डेंगू या चिकनगुनिया का शिकार हो। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव ने यह दावा किया है कि उनके नुस्खों से इन दोनों बीमारियों से आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। आइए देखते हैं योग गुरु बाबा रामदेव ने हमारे संवाददाता अशोक सिंघल से बातचीत में इन दोनों बीमारियों से बचने के क्या क्या उपाय बताए हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। लोगों की शिकायतें हैं कि वहां पे उतने पर्याप्त संख्या में इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, उनसे उम्मीदें हैं लोगों की, वो कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे घर बैठे लोगों का इलाज हो सकता है। हम यही सब जानने के लिए पहुंचे हैं योग गुरु बाबा रामदेव जी के पास। बाबा जी, आज तक में आपका स्वागत है। जब लोगों को थोड़ा नाउमीदें हुई हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, हॉस्पिटल से, क्योंकि संख्या काफी बढ़ गई है चिकनगुनिया
डेंगू के मरीजों की, सड़कों पे लोग पड़े हुए हैं, एक ही बेड पे कहीं कहीं पेशेंट हैं। ऐसे में लोगों का ये रहता है कि बाबा रामदेव, क्योंकि सब इलाज कहा जाता है बाबा रामदेव के पास हैं, तो इन इलाजों के लिए, चिकनगुनिया डेंगू के लिए आपके पास ऐसे आसान तरीके क्या हैं जो लोग घर बैठे इलाज कर सकते हैं? पहली बात तो अशोक जी, मैं आज तक के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ बीमारियों के बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं। किसी ने ऐसा भ्रम फैला दिया है कि डेंगू लाइलाज है, चिकनगुनिया लाइलाज है। भाई एलोपैथी में यदि उसका पूरा इलाज नहीं है तो आयुर्वेद में है। अब एलोपैथी में भी बुखार तो सामान्य रूप से कंट्रोल में आ ही जाता है, लेकिन बुखार के जो कारण हैं उनका निवारण एलोपैथी में नहीं हो पाता। जैसे सामान्य बुखार तो ठीक हो जाएगा, आप जो है क्रोसिन ले लेंगे, पैरासीटामोल ले लेंगे, ऐसे कुछ औषधियाँ लेते हैं तो उससे बुखार तो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको खास ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू में गड़बड़ी क्या होती है जिससे कि आदमी की मौत हो जाती है। डेंगू से दरअसल मौत नहीं होती, मीन्स बुखार से मौत नहीं होती है। डेंगू के कारण से आदमी का लीवर बैठ जाता है, डेंगू के कारण से आदमी के प्लेटलेट्स एकदम घट जाते हैं, डेंगू के कारण से आदमी का ब्लड प्रेशर एकदम डाउन चला जाता है, पल्स रेट एकदम घट जाता है, उसके कारण से मौत होती है। तो हम आज तक के माध्यम से, जो देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप एक भी व्यक्ति की मौत डेंगू के कारण से नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और मैंने हजारों लोगों को मौत के मुंह से बचाया, क्योंकि हमने डेंगू में जो प्लेटलेट्स घट जाता है उसको हम बढ़ा देते हैं, डेंगू में जो लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है उससे हम उस रोगी को उभार लेते हैं, डेंगू में जो ब्लड प्रेशर आदमी का घट जाता है उसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, और जो पल्स रेट जो है डाउन चला जाता है उसको भी हम डाउन जाने से बचा लेते हैं, तो आदमी मरने से बच जाता है। और ये अटैक जो है 3 से 4 दिन के अंदर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जो एंटीजन जाता है, माने जो वायरस जाता है डेंगू का शरीर के अंदर, उससे लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर पैदा होने से 4 से 5 दिन लग जाते हैं, उसी दौरान रोगी की मौत हो जाती है। तो मैं आपको क्रमशः एक चीज ये बताना चाहता हूं, कैसे उसको रोकते हैं बाबा जी? आपने कहा कि हम बचा लेते हैं, तो क्या क्या है, एक एक करके तरीका बताइए जो कि आसान हो लोगों के लिए। देखो, ये है गिलोय। गिलोय जो है एक ये लता है, इसकी ऐसे पत्ते होते हैं, पूरे आपके एनसीआर क्षेत्र में ये लगी पड़ी है। माने आप एयरपोर्ट के पास में तो पूरा ये जो आर्मी वाले जो स्टेशन हैं उनके आस पड़ोस में खूब है ये, और ये लता आप कोई भी आसानी से देख करके पहचान सकता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू होता है और दिल्ली में सबसे ज्यादा गिलोय लगी हुई है। माने तो इसको कैसे करते हैं बाबा जी? इसको गिलोय की मान लीजिए जैसे ये इतनी बड़ी डंडी है, तो ये इतनी बड़ी डंडी लगभग दिन भर के लिए पर्याप्त है। इसको कूट लिया और कूट करके इसको पानी में उबाल लिया। 1 गिलास पानी का जब करीब 100 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके रख लिया। ये इतनी जड़ी बूटी उबाल ली, माने 100 ग्राम पानी में 400 ग्राम पानी में उबाला, 100 ग्राम बच गया तब छान के रख लिया। तो कैसे लेते हैं फिर उसको? इसकी ऐसे 2-2 चम्मच 2-2 घंटे के अंतर से दे दें। माने इससे 2-3 काम एक साथ होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर घटने से रुक जाता है, इससे प्लेटलेट्स बढ़ने लग जाते हैं। माने लगभग 3 से 4 लाख प्लेटलेट होने चाहिए पहले ही दिन। यदि किसी का 3-4 हजार भी प्लेटलेट हो गया है तो 10 से 15 हजार प्लेटलेट पहले ही दिन, और 2-3 दिन के अंदर रोगी का प्लेटलेट्स वही 2-3 लाख पर चला जाता है वापस। जिस स्पीड से घटता है उसी स्पीड से बढ़ा देता है ये गिलोय। जो डेंगू के अंदर और चिकनगुनिया में कुछ चीजें सेम है, एक ही चीज का अंतर है खाली। जैसे डेंगू के अंदर जो है वो पूरे शरीर में दर्द होता है, और चिकनगुनिया के अंदर जो जॉइंट हैं, खास करके जैसे हाथों के जॉइंट्स, ये जॉइंट, कंधे का जॉइंट, घुटने का जॉइंट, कमर का जॉइंट, ये सारे जॉइंट पकड़ लेते हैं। तो दोनों के अंतर को भी जानने के लिए जो है अब एक ही लक्षण है कि पूरे शरीर में दर्द हो तो समझ लो डेंगू है, और जोड़ पकड़ गए और उनमें सूजन भी आ गई तो समझ लो चिकनगुनिया है। लेकिन इलाज दोनों का सेम है। इससे चिकनगुनिया भी इलाज हो सकता है, डेंगू का भी हो सकता है। एक दवाई का अंतर होगा, जो ये दर्द है और जो ये सूजन है, इसको कम करने के लिए चिकनगुनिया में उसके लिए चंद्रप्रभावटी और जो है ये पुनर्नवादी मंडूर। पुनर्नवादी जो मंडूर होता है ये सूजन को एकदम उतार देता है, लीवर को भी एकदम ठीक करता है। क्योंकि डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, दोनों में लीवर के ऊपर प्रभाव आता है, दोनों में इम्यूनिटी हमारी कमजोर पड़ जाती है, और जो कमजोर है, खास करके जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, उनके ऊपर ज्यादा असर होता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है। तो पुनर्नवादी मंडूर से सूजन एकदम कम हो जाएगी। 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले ले। ये सब जगह उपलब्ध है आपके स्टोर्स पे? सभी स्टोर्स पर उपलब्ध है, बहुत सामान्य सस्ती सी दवाइयां हैं। यदि चिकनगुनिया है तो चंद्रप्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर साथ में ले ले। यदि बुखार नहीं उतर रहा है तो ये ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी भी साथ में ले ले। वैसे मैंने कहा गिलोय से बुखार भी उतरता है। अगली बात,
डेंगू में और चिकनगुनिया में दोनों में लीवर पर बहुत इफेक्ट आता है। तो उसके लिए क्या करें? तो मैं बता रहा हूं कि कौन से सिम्टम्स को किस चीज से अच्छा करें। तो बुखार और साथ में प्लेटलेट्स को और चिकनगुनिया को एक साथ कम करने के लिए ये गिलोय। अब लीवर के ऊपर इफेक्ट आ गया, तो लीवर के ऊपर जो इफेक्ट आ गया उसको कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है अनार। एक अनार 100 बीमारी, कहावत हमने सुनी है, लेकिन हमने इसका प्रयोग करके देखा है। मैंने लाखों लोगों को ये देखा कि कोई भी पेट की बीमारी हो, आप अनार दाना इतना सा कटोरी में निकाल लो और इसको खा लो। कितनी बार खाएं बाबा इसको? इसको तो दिन में 4-5 बार खा सकते हैं, और इसका जूस भी निकाल के पी सकते हैं। जो है किसी को जैसे चबाने में उसी में दिक्कत होती है, कई बार तो आदमी इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो इसको सब चीज़ों का रस, मैं आपको 5 चीज़ों का रस बता रहा हूँ। अनार का रस, एलोवेरा का रस, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी पपीते के पत्तों का रस, ये तीसरी चीज़ होगी। और चौथा ये जो है गिलोय का घृत कुमार जो है गेहूं के जवारे का रस और गिलोय का रस। तो गिलोय, अनार, एलोवेरा, पपीता और गेहूं का जवार, ये सब अलग अलग रस रहे या मिला के इनको एक जगह मिला ले। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई चीज नहीं मिल पाई, किसी को व्हीट ग्रास नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, व्हीट ग्रास का काम एलोवेरा कर देगा। किसी को यदि एलोवेरा वैसे तो पाउडर में गेहूं का जवारा पाउडर के समय, क्योंकि गेहूं का जवारा ताजा मिलना सब जगह पॉसिबल नहीं होता, और मान लीजिए इसको पैदा होने में 7 दिन लग जाएगा, तब तक तो रोगी की मौत हो जाएगी। तो गेहूं का जवारा मिल जाए तो अच्छी बात है, पाउडर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली घृत कुमारी से काम चल जाएगा। घृत कुमारी, ये पपीते के पत्तों का रस और अनार का जूस और गिलोय का जूस, ये 4 चीजें या मिल जाए तो व्हीट ग्रास भी ले ले। तो एक भी रोगी की मौत डेंगू और चिकनगुनिया से नहीं हो सकती, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं। और आप ये एक्सपीरियंस पहले ही दिन कर सकते हैं। जब मैं जो कह रहा हूं उसका असर पहले ही दिन होगा। मैंने ऐसा नहीं कि इसका असर होने में 2-3 दिन लग जाएंगे, पहले ही दिन इसका असर होगा। बुखार उतरेगा, लीवर का फंक्शन अच्छा होगा, बीपी नॉर्मलाइज होगा, हार्ट बीट नॉर्मल होगी, और जो चिकनगुनिया के रोगी हैं उनके जॉइंट्स में दर्द और उनका सूजन कम हो जाएगा। मरेगा कोई नहीं, और 3 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर पेशेंट 100% अच्छा होगा। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। बाबा जी, लोगों में एक पैनिक ये भी है कि घर के बाहर निकलेंगे, बच्चों को पूरा कपड़ा पहनाइए, पानी को लेके, तो क्या क्या लोगों को इजीली जो किया जा सकता है वो लोगों को थोड़ा बताइए बाबा जी। उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। पैनिक एक स्थिति है, घरों में भी रहता है कि कहीं मच्छर ना लड़ जाए, कभी ये डेंगू का मच्छर तो नहीं है, कभी चिकनगुनिया ना हो जाए, हर वक्त घर में यही बात होती रहती है। कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जाता है, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी की ताकत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए सुबह उठें सब और 1 घंटा योगाभ्यास करें। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनको चाहे 1 नहीं चाहे 10 मच्छर काट जाए मलेरिया के, 10 मच्छर काट जाए डेंगू चिकनगुनिया तो एक से होता है, मलेरिया दूसरे मच्छर से होता है। तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो सुबह उठ करके योगाभ्यास कीजिए, कुछ नहीं आता तो सुबह उठ करके दौड़ लगाइए, और पहले से ये प्रिवेंटिव है, गिलोय का रस पहले ही पीते रहिए, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है। ये एक नहीं, हजारों लोगों के पास में डेटा है, चाहे वो बच्चे थे, चाहे जिनको बार बार ऐसी सर्दी जुकाम बुखार होता था, जिन्होंने गिलोय का सेवन किया, उनको ये न डेंगू होता है, न चिकनगुनिया होता है, न उनको मलेरिया होता है, न स्वाइन फ्लू होता है। तो योगाभ्यास करें, पहले से ही गिलोय की गोलियां खाते रहें। अभी भी जो है MCD क्या है यहाँ पर दिल्ली में, और कई और डिपार्टमेंटों ने हमसे संपर्क किया कि स्वामी हमको गिलोय की गोली उपलब्ध करा दो, जिससे हम लोगों को अंदर बांट दें। तो पहले से लोग 1-1 गोली, बच्चे और बड़े 2-2 गोली खाते हैं गिलोय की सुबह उठ करके, तो उसका अटैक ही नहीं होगा। माने ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन एलोपैथी में नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो गिलोय घनवटी खा ले या गिलोय का जूस पी लें तो उनको डेंगू चिकनगुनिया हो गए नहीं। ये सच बात है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उनके ऊपर ये ज्यादा अटैक करता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाएं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं आपको उपाय बताए। दूसरी बात, ये सच है कि जो शरीर के नंगे हिस्से, जैसे हमको तो कहीं से भी काट सकता है, इसलिए और हमको कोई नहीं लगता डेंगू, बिल्कुल नहीं लगता, चाहे आप ला करके आमने सामने कटवा लो। तो दूसरी बात यह है कि सामान्यतः जो खास करके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं अपने शरीर को ढक करके रखें, और ये सुबह सुबह ज़्यादा काटते हैं। तो मैंने एक बात कही कि दौड़ लगाएं। अब दौड़ लगाते इसमें अपने शरीर को तो ढक ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब यूँ किसी के मान लीजिए मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर आकर के कोई मच्छर काट जाए तो अलग बात है। बाकी जितना ढक सकते हैं शरीर को ढक करके रखें, हाथों में भी और पैरों में भी जुराब और सॉक्स जो है वो ग्लोव आदि पहन सकते हैं। फिर अगली बात यह है, जो गंदा पानी
उसमें तो मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, और साफ पानी में जो है डेंगू और चिकनगुनिया एक ही मच्छर से होता है, वो पनपता है। तो कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें, इसका ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि आप इससे काफ़ी हद तक अपने आप को इससे बचा सकते हैं। बाकी भाई आपने अपने घर में भी साफ सफाई रखी और साफ पानी भी नहीं जमा होने दिया, डेंगू आपके घर में मच्छर पैदा नहीं हुआ तो पड़ोस से आ जाता है, क्योंकि उसको कोई लाइसेंस तो लेना नहीं पड़ता है। तो इसमें सरकारें भी सजग रहें, सार्वजनिक तौर पर लोग जागरूकता रखें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप डेंगू और चिकनगुनिया से अपने आप को बचा सकते हैं। और यदि किसी कारण डेंगू और चिकनगुनिया आपको हो गया तो आप उसको मिटा भी सकते हैं। बाबा जी, चलते चलते एक दो आसन ऐसे बताइए जिससे ये जो आप कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, लोगों को उससे फायदा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो एक दो आसन ही ऐसा किया जाए जिससे लोगों को थोड़ा मजबूती मिले। देखिए जो है इसको भस्त्रिका कहते हैं, इसको धीमी गति से अथवा तेजी से, जो स्वस्थ है वो तेजी से कर लें, जो थोड़े बीमार है धीरे कर लेंगे। दूसरा कपालभाति, इससे लीवर का फंक्शन एकदम 100% अच्छा रहता है। और तीसरा अनुलोम विलोम, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम भी आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। धन्यवाद बाबा जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव के बताए गए इन उपचारों से, तरीकों से लोगों को काफी फायदा होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और हर साल नरेंद्र मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए आज जरूर जाते हैं, और इसीलिए आज भी सुबह सुबह मोदी अपनी मां के पास पहुंचे, आशीर्वाद लिया और तब दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करने निकले। जन्मदिन पर लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी। व्यस्तता कितनी भी ज्यादा हो, जन्मदिन पर देश का सबसे ताकतवर नेता बाल नरेंद्र के रूप में ही नजर आता है। दिन की शुरुआत मां का चरण छूकर और आशीर्वाद लेकर ही होती है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री गांधीनगर स्थित अपने छोटे भाई के घर पहुंच गए, गाड़ियों के काफिले के बिना और सुरक्षा के किसी तामझाम के बिना। प्रधानमंत्री जब अपनी मां से मिलकर राजभवन लौटे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद के लिमखेड़ा पहुंचे। लिमखेड़ा में प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए गुजरात सरकार की कल्याण योजना को हरी झंडी दिखाई। दाहोद के लिमखेड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी पहुंचे और करीब 11,000 दिव्यांगों को उनके जिंदगी को सुविधाजनक बनाने वाले तरह तरह के उपकरण बांटे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुष्ठ रोगियों के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया, तो जयपुर में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने स्कूली छात्राओं के साथ पीएम के जन्मदिन का जश्न मनाया। उधर भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम ने दिव्यांगों के साथ वक्त बिताया। हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित किए गए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। हैप्पी बर्थडे मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग। दिल्ली में आज तक के कार्यक्रम माइंड रॉक्स में जमा हुए युवाओं ने भी अनूठे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। देश के दूसरे शहरों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी। सूरत में स्कूली बच्चों ने 3,750 किलो का पिरामिड केक बनाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। सुब्रमण्यम स्वामी और ओवैसी के बीच टक्कर बस अब से कुछ ही देर।